नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे भारत और पाक के बीच में अगर तनाव होता है तो तुर्की और सऊदी अरब किसके साथ खड़ा होंगे और यह भी जानेंगे कि मक्का समझौता क्या है और मक्का समझौता भारत के लिए चिंता का विषय क्यों है। सऊदी अरब के मक्का शहर में शुक्रवार को सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने एक रक्षा समझौते पर दस्तखत किए हैं। इस समझौते के मुताबिक इनमें से किसी एक पर हमला तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। थिंक टैंक द बुकिंग्स इंस्टीट्यूशन की सीनियर फेलो तन्वी मदान कहती हैं कि पाकिस्तान शीत युद्ध के दौरान बने सैन्य गठजोड़ सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और साउथ एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने के साथ दशक बाद एक नए सैन्य गठजोड़ में शामिल हो रहा है। तन्वी मदान कहते हैं कि एसआईटीओ के अनुच्छेद 4 में पारस्परिक रक्षा का प्रावधान था। हालांकि अमेरिका ने इसमें कुछ शर्तें जोड़ रखी थी। मसलन भारत पाकिस्तान संघर्ष की स्थिति में अमेरिका खुद को इसमें शामिल होने से बचा सकता था। वहीं पाकिस्तान ने अमेरिका के उन अनुरोधों को ठुकरा दिया था जिसमें उसे वियतनाम युद्ध में योगदान देने को कहा गया था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या तुर्की और सऊदी अरब भारत से संघर्ष की स्थिति में पाकिस्तान का साथ देंगे। इजरायली पॉडकास्टर और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दूसरे बेटे आयर नेतन्याहू ने इस समझौते पर पूछा है तो अगली बार जब ईरान, हूती या इराक में मौजूद मिलिशिया सऊदी अरब पर हमला करेंगे तो क्या तुर्की और पाकिस्तान ईरान, इराक और यमन पर हमला करेंगे। जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होगा तो क्या तुर्की और सऊदी अरब भारत पर हमला करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन और तुर्की से मदद मिली थी। पाकिस्तान ने वह युद्ध अपनी सेना और दूसरे देशों के रक्षा उपकरणों के दम पर लड़ा। ऐसे में सवाल उठता है कि सऊदी अरब और तुर्की के साथ रक्षा समझौता पाकिस्तान की क्षमता में क्या जोड़ सकता है और क्या नहीं। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता है और कहा जाता है कि उसकी परमाणु नीति केवल भारत पर केंद्रित है। मक्का में हुआ कोई भी समझौता इस समीकरण को नहीं बदलता। समझौता जिस चीज को अस्थायी रूप देता है वह समर्थन है जिसने सिंदूर के दौरान यह तय करने में भूमिका निभाई कि पाकिस्तान को सैन्य मदद कैसे मिली और उसके पक्ष को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह पेश किया गया। भारत और पाकिस्तान संकट में सऊदी अरब का महत्व दिल्ली के अपने आर्थिक समीकरणों से जुड़ा है। भारत और सऊदी अरब में 43 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार है। सऊदी ने भारत में ऊर्जा, रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में 100 अरब डॉलर तक के निवेश की मंशा जाहिर की है। भारत के पश्चिमी तट पर बड़े डाउनस्ट्रीम प्रोजेक्ट में सऊदी की अरामको की भी भागीदारी है। सऊदी अरब में 25 लाख से ज्यादा भारतीय काम करते हैं और करोड़ों डॉलर कमाकर भेजते हैं। सऊदी का कच्चा तेल भारत के ऊर्जा आयात का एक अहम हिस्सा है। भारत में वर्षों से इन आंकड़ों को सऊदी से रिश्तों की गहराई के प्रमाण के तौर पर देखा जाता रहा है। क्या पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट से संबंधों पर असर पड़ेगा। जिस सऊदी अरब के पास इन सभी आर्थिक और कूटनीतिक साधनों की ताकत है, उसने अब संधि के जरिए 2 बार 11 महीनों के भीतर अपनी सुरक्षा को पाकिस्तान की सुरक्षा से जोड़ दिया है। तुर्की की पत्रकार और बुकिंग्स इंस्टीट्यूशन की फेलो असली आयदीन तब मानती हैं कि इस सभी मुस्लिम नेटो या सुन्नी नेटो कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन यह जरूर संकेत देता है कि क्षेत्रीय देशों के स्वामित्व वाली एक क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था विकसित करने की इच्छा है। आयदीन कहते हैं कि इस समझौते का मकसद प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करना है, जरूरी नहीं कि युद्ध का दायरा बढ़ाना। तुर्की और पाकिस्तान ईरान के खिलाफ युद्ध नहीं लड़ेंगे। दोनों देश खुद को स्थिरता कायम करने वाले देशों के रूप में देखते हैं और इसके लिए राजनीतिक माहौल तैयार करना चाहते हैं। आइदीन मानती हैं इजराइल और ईरान के लिए यह मानना गलती होगी कि इस समझौते का उनसे कोई लेना देना नहीं है। राजनीतिक स्तर पर यह संकेत देता है कि इन देशों को तब तक राजनीतिक रूप से अलग थलग करने की कोशिश की जा सकती है जब तक उनकी नीतियां कम आक्रामक और क्षेत्रीय स्थिरता की दिशा में अधिक केंद्रित नहीं हो जाती। अमेरिका इस समझौते को कैसे देखेगा, तो आइदीन कहती हैं कि तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी तीनों अमेरिका के अहम सहयोगी हैं।
तीन प्रमुख अमेरिकी सहयोगियों के बीच किसी क्षेत्रीय समझौते या क्षेत्रीय समाधान से वॉशिंगटन को कोई आपत्ति नहीं है। अमेरिका इसे बोझ साझा करने की दिशा में एक कदम के तौर पर देखता है और इसका स्वागत करता है। हालांकि यह समझौता खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान के रूप में अमेरिका की भूमिका की जगह नहीं लेता। तुर्की क्या कहता है? तो तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब अर्दोआन ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच समझौते का मकसद किसी देश को निशाना बनाना नहीं है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच पहले से ही रक्षा समझौता है। अब इस पैक्ट में तुर्की भी शामिल हो गया है। सऊदी अरब के पास वित्तीय ताकत है, पाकिस्तान के पास परमाणु क्षमता है, बैलिस्टिक मिसाइलें हैं और मानव संसाधन है, जबकि तुर्की के पास सैन्य अनुभव है और उसने एक रक्षा उद्योग विकसित किया है। तुर्की के राष्ट्रपति समझौते के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहते हैं कि यह किसी देश के खिलाफ गठबंधन नहीं है। उन्होंने लिखा, यह समझौता संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के मुताबिक, जिसमें आत्मरक्षा का अधिकार शामिल है। इस समझौते का मकसद किसी देश को निशाना बनाना नहीं, इसमें वो सभी मित्र देश शामिल हो सकते हैं जो हमारे क्षेत्र में शांति, समृद्धि और स्थिरता चाहते हैं। इससे हमारी सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाने, रक्षा उद्योग में संयुक्त परियोजनाओं को विकसित करने और आतंकवाद से मुकाबला करने में मदद मिलेगी। लेकिन भारत के लिए यह सैन्य गठबंधन चिंता की वजह बन सकता है, क्योंकि इसमें शामिल दो देशों पाकिस्तान और तुर्की के साथ भारत के दोस्ताना रिश्ते नहीं है। कई विश्लेषकों का मानना है समझौते से पैदा इन आशंकाओं ने निश्चित तौर पर भारत की चिंता बढ़ाई है। भारत के लिए बड़ी चिंता क्या है? तो सामरिक मामलों के विशेषज्ञ चिलानी कहते हैं कि इससे भविष्य में भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान डेटरेंस और तनाव बढ़ने से रोकने की रणनीति और जटिल हो सकती है। चिलानी ने एक्स पर लिखा, हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन से तुर्की की तुलना में कहीं अधिक सैन्य सहायता मिली थी, लेकिन तुर्की की प्रत्यक्ष मदद ने यह स्पष्ट कर दिया था कि भारत के साथ संघर्ष की स्थिति में तुर्की पाकिस्तान का समर्थन करने को तैयार है। भविष्य में भारत ऑपरेशन सिंदूर की तरह पाकिस्तान में आतंकी ढांचे या सैन्य ठिकानों पर कोई दंडात्मक कार्रवाई करता है तो सैद्धांतिक रूप से इस्लामाबाद इसे युद्ध की कार्रवाई के रूप में पेश कर सकता है और समझौते के सामूहिक रक्षा प्रावधानों को लागू करने की मांग कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के पूर्व राजदूत टीएस त्रिमूर्ति भी मानते हैं कि यह समझौता भारत के हक में बिल्कुल भी नहीं है। त्रिमूर्ति का कहना है कि फरवरी के अंत में ईरान युद्ध शुरू होने के तुरंत बाद मैंने 10 मार्च को द हिंदू में लिखा था, तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान को इसका फायदा होगा। क्षेत्र में अपनी महत्वाकांक्षाओं और प्रभाव को बढ़ाने के लिए उनके पास अधिक जगह बनेगी और भारत के लिए इस अच्छी खबर नहीं है। अब लगता है कि वही इस बात सच साबित हो रहा है। भारतीय थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्चर फाउंडेशन में मिडिल ईस्ट प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कबीर तनेजा कहते हैं कि तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए नए रक्षा समझौते में नेटो के आर्टिकल 5 जैसी भाषा का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि ज्यादातर लोग इसे मध्य पूर्व के नजरिए से देख रहे हैं, लेकिन इसके असर दूसरे क्षेत्रों पर भी पड़ेगा। पाकिस्तान और भारत के बीच लंबे समय से चले आ रहे संघर्षपूर्ण संबंध के नजरिए से भी इसे देखना होगा। क्या पाकिस्तान की अहमियत बढ़ रही है? थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल में साउथ एशिया मामलों के सीनियर फेलो माइकल कुगलमैन मानते हैं कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच हुआ समझौता पिछले कुछ महीनों में इन तीनों देशों के बीच गहरे होते सुरक्षा संबंधों का स्वाभाविक नतीजा है। कुगलमैन कहते हैं इसका फोकस सामूहिक क्षेत्रीय प्रतिरोध पर है और इसमें ईरान को ध्यान में रखा गया है। अमेरिका में इस समझौते का स्वागत किया होगा क्योंकि अमेरिका अपने प्रमुख सहयोगियों से क्षेत्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी में ज्यादा हिस्सेदारी की उम्मीद करता है। उन्होंने इसमें पाकिस्तान की भूमिका का जिक्र करते हुए लिखा है, यह समझौता मध्य पूर्व की उभरती सुरक्षा व्यवस्था में पाकिस्तान की भूमिका को और मजबूत करता है। पाकिस्तान हाल के दिनों में मिस्र और जॉर्डन जैसे मध्य पूर्व के अन्य प्रभावशाली देशों के साथ भी अपने सुरक्षा संबंध मजबूत करने की कोशिश कर रहा है।
इससे मध्य पूर्व में पाकिस्तान की रणनीतिक अहमियत बढ़ रही है। युद्ध विश्लेषक जॉन स्पेंसर ने एक्स पर लिखते हैं कि खराब आइडिया के रूप में देख रहे हैं। उन्होंने लिखा, यह एक बेहद खराब आइडिया है। पाकिस्तान अब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घोषित आतंकवादी संगठनों को पनाह देता है। सीमा पार हमले करने वाले आतंकवादी समूहों के खिलाफ न तो वह जिम्मेदारी लेता है और न ही कोई कार्रवाई करता है। वह चीन पर निर्भर है और उसकी सेना बड़े पैमाने पर चीन के हथियारों से लैस है। इसके अलावा उसकी अर्थव्यवस्था बेहद कमजोर है, बल्कि उसे विफल होती अर्थव्यवस्था वाला देश भी कहा जा सकता है, जिसे बार बार आईएमएफ से राहत पैकेज की जरूरत पड़ती है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके साथ सबसे आखिर में किसी नेटो सदस्य को आर्टिकल 5 जैसी रक्षा प्रतिबद्धता वाला समझौता करना चाहिए। जब ईरान ने सऊदी अरब पर हमला किया, तब पाकिस्तान ने उसकी मदद के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान जो है वो क्या पैन इस्लामिक गठबंधन बना रहा है? तो कुछ विश्लेषकों का नजर में ये एक इस्लामिक गठबंधन है। इसमें तुर्की की भूमिका का जिक्र करते हुए भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने एक्स पर लिखा, अर्दोआन जानते हैं कि वह हमेशा की तरह छल से भरी कूटनीति कर रहे हैं। अगर यह रक्षा समझौता किसी के खिलाफ नहीं है, तो फिर इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? क्या यह ऐसे खतरे से निपटने के लिए है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है? अर्दोआन लंबे समय से पश्चिम एशिया में तुर्की की क्षेत्रीय भूमिका को मजबूत करने की कोशिश करते रहे हैं। इस क्षेत्र पर कभी सदियों तक ऑटोमन साम्राज्य का शासन रहा था। अर्दोआन इस्लामी दुनिया का नेतृत्व करना चाहते हैं। उन्होंने सऊदी अरब की इस्लामी सुधारवादी नेतृत्व की भूमिका को कमजोर करने और अपनी अगुवाई में पाकिस्तान और मलेशिया को साथ लेकर एक रूढ़िवादी इस्लामी गुट बनाने की कोशिश की है। अब वह सऊदी अरब को भी अपने साथ जोड़कर मुस्लिम ब्रदरहुड से प्रेरित अपनी राजनीतिक नेतृत्व की परियोजना को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रह्मा चेलानी भी इससे सहमत हैं। उन्होंने लिखा, समझौते में इस्लामी एकजुटता का साफ जिक्र है और इस पर मक्का में दस्तखत इस नए रक्षा गठजोड़ को स्पष्ट रूप से पैन इस्लामिक चरित्र देता है। मीडिया ईस्ट इंस्टीट्यूट में तुर्की प्रोग्राम की फाउंडर डायरेक्टर गोनुल तोल ने एक्स पर लिखा, आज मक्का में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच हुए रक्षा समझौते को देखते हुए मैं जनवरी में लिखी अपनी पोस्ट फिर से साझा कर रही हूं। मेरा आकलन अब भी कायम है। इस समझौते कुछ प्रतीकात्मक महत्व भी जुड़े हैं, जैसे इस पर शुक्रवार को आनी मुसलमानों के पवित्र नमाज के दिन और मक्का में दस्तखत करना, नेटो के अनुच्छेद 5 जैसी चीज को भी शामिल करना। और मेरा मानना है कि यह समझौता मुख्य रूप से पहले से मौजूद रक्षा साझेदारियों को संस्थागत रूप से देता है, लेकिन इसे मुस्लिम नेटो कहना अब भी बहुत महत्वाकांक्षी दावा होगा। 2025 के सऊदी अरब पाकिस्तान रक्षा समझौते में भी सामूहिक रक्षा का प्रावधान था, लेकिन अब सऊदी अरब पर हमला हुआ तो इससे पाकिस्तान की ओर से अपने आप सैन्य कार्रवाई शुरू हो जाएगी और इस तरह से भारत के लिए जो पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी का जो गठजोड़ है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि मक्का समझौता है, वो भारत के लिए कहीं ना कहीं एक तरह का चिंता का विषय है। और पाकिस्तान जो है वो एक इस्लामिक पावर बनाना चाहता है, इस्लाम का गठजोड़ बनाना चाहता है। और जो जिस तरह से पाकिस्तान का अर्थव्यवस्था डूबा हुआ है, जिस तरह से पाकिस्तान आतंकवादियों का फैक्ट्री बना हुआ है, उस तरह से कहीं ना कहीं ये एक अपना रणनीति तैयार कर रहा है।